नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 5 राज्यों के आए चुनावी नतीजे की, जिसमें 4 राज्य बेहद महत्वपूर्ण थे और ये कहा जाता कि इन चुनाव के नतीजे ही इंडिया गठबंधन का भविष्य भी तय करेंगे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आई। उसके बाद से इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि अब आखिर इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि बहुत कांटे की टक्कर होगी, लेकिन जो चुनावी नतीजे आए उसमें अगर तेलंगाना को छोड़ दो, जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत जहां पर दिया वहां की जनता ने, खास तौर से यह साबित हुआ कि मुस्लिम समुदाय ने एक तरफा समर्थन कांग्रेस पार्टी को किया। लेकिन बाकी के जो 3 राज्य यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस के हाथ से फिसल गया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पर एक बार फिर, या भारतीय जनता पार्टी पर, या यूं कहे कि मोदी के चेहरे पर एक बार फिर जनता ने भरोसा किया। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर मध्य प्रदेश को हम छोड़ भी दे तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन दोनों ही जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर और कमल के निशान पर चुनाव लड़ा गया। तो यह माना गया कि अभी भी मोदी का मैजिक बरकरार है। सियासत के जो भी जानकार इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे थे, वो अब ये कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि देश में अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के कामकाज से लेकर के, संगठन के विस्तार से लेकर के और रणनीतिक कौशल तक में तमाम दूसरे सियासी दलों से अब भी बहुत आगे है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इन राज्यों में काम आई? क्या इंडिया गठबंधन के भीतर का जो तकरार था, जो आपस की रार थी, जो टकराव था, क्या उसने भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दिया और इस मौके का भरपूर इस्तेमाल करते हुए इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को धराशायी कर दिया, जिसके दम पर उत्तर प्रदेश में यह बात की जा रही थी कि हम भारतीय जनता पार्टी को सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें हरा देंगे। तो आप देखिए कि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, कांग्रेस तो वहां पर लड़ती हुई नजर आई। हालांकि अंतर बहुत ज्यादा रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपना पिछले बार का जनाधार भी बचाने में नाकामयाब रही। राजस्थान में 6 सीट से घट करके बसपा 2 सीट पर आ गई। समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला मध्य प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी का भी खाता नहीं खुला मध्य प्रदेश में। यानी ये जो घटक दल जो दावे कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को हराने के, ये दावे एक तरीके से फेल होते हुए नजर आए। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करें तो अब इंडिया गठबंधन का क्या स्वरूप होगा? क्या ये जो तकरार अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच शुरू हुई, क्या ये आगे और बढ़ जाएगी? जिस तरीके से मुस्लिमों ने समर्थन किया कांग्रेस पार्टी का, तो क्या आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में भी अगर ऐसे ही हालात बनते हैं तो कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की दी हुई सीटों से अपने आप को उन सीटों पर संतोष कर लेगी? या फिर अब कांग्रेस पार्टी ये जान चुकी है कि चूंकि मुस्लिम वोट बैंक अब उसके साथ आ रहा है लोकसभा चुनाव में, तो वो समाजवादी पार्टी को किनारे कर सकती है? इन तमाम सवालों के साथ आज हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन इन चुनाव के नतीजे आने के बाद आज बनारस पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। उन्होंने क्या कहा, पहले इसको सुन लेते हैं, उसके बाद इन तमाम सवालों के साथ हम आज इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। वर्ल्ड कप इंडिया हार गया था। आप दूसरा ही सवाल ये पूछते हैं कि इंडिया का क्या होगा। हम लोग निराश नहीं हैं और राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। मान लीजिए जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूं, आप हम सब लोग हैं, 5 लाख वोटों से ये पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, जिन्हें उम्मीद थी, जिनकी उम्मीद तोड़ी है।
तो ये राजनीति में परिणाम आते हैं, और जो भी परिणाम आएंगे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी। लेकिन लड़ाई लंबी है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अनुशासन में रह करके उन चीज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा जिस रणनीति के तहत ये इतना बहुमत पा रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। तो आपने सुना अखिलेश यादव को। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को एक होना पड़ेगा, सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में 70 से ज्यादा उम्मीदवार उतार करके ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का काम किया। एक तरीके से वहां पर वो वोट कटवा जैसी स्थिति में पहुंच गए, यानी जो वोट शिफ्ट हो सकते थे कांग्रेस पार्टी की तरफ, उनको काटने का काम किया। तो क्या इन हालातों में अभी भी गठबंधन की कोई गुंजाइश है, और क्या इंडिया गठबंधन का पूरा कुनबा एकजुट हो पाएगा, और उसमें कांग्रेस पार्टी, उसका रुख क्या होगा? ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी से लड़ती हुई नजर आई। तो इन हालातों में क्या जो क्षेत्रीय दल है उनकी बात को मानते हुए कांग्रेस पार्टी सीटों को लेकर के सेक्रीफाइस करेगी? एक बड़े काज के लिए, एक बड़े मिशन के लिए, एक बड़े लक्ष्य के लिए क्या वो क्षेत्रीय दलों को सम्मानजनक स्थिति में रखेगी? ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो भविष्य के गर्भ में हैं, और जल्द ही इसका जवाब भी दिखना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ आलोक वर्मा जी मौजूद हैं, इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से मनोज यादव जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रेम नारायण पाल जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे दरअसल कहते क्या है। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर भी थोड़ी देर में इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं, शामिल हो गए हैं। तो चलिए आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है, और इस चर्चा की हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज का दिन तो भारतीय जनता पार्टी का है। जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी इंडिया गठबंधन की तरफ से कि धराशायी कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो आलोक जी, ये चुनाव के नतीजे आपके लिए तो बेहद उत्साह भरने वाले हैं। और कल से एक बात सामने आ रही है कि मिशन 80 जो लक्ष्य लेके आप चल रहे हैं, 80 में 80 सीटों का, कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश नजर आया कल जब पटाखे लगाए जा रहे थे, मिठाइयां खिलाई जा रही। आलोक जी, देखिए मानस भाई, विरोधी कुछ भी बोल रहे हो और मीडिया से भले ही किसी भी तरीके का सुर निकल रहा हो रिजल्ट से पहले, लेकिन हमको भरोसा था कि हम अधिकतर जगहों पे चुनाव जीतेंगे। हमने जिस तरीके का काम उन इलाकों में किया जहां हमारी सरकारें थी, और मोदी जी का पिछले 9-10 सालों का जो काम है, जिस तरीके से तरक्की के लिए उन्होंने सोचा है और उस पर काम किया है, जिस तरीके से गांव की भलाई के लिए काम किया है, नौजवानों के लिए काम किया है, महिलाओं की चिंता उन्होंने की है, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो मनसा वाचा कर्मणा काम किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की जो 21वीं सदी की सोच है, उसके लिए काम किया है। तो हमें तो पूरा भरोसा था कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां हमें समर्थन मिलेगा। कुछ इलाकों में नहीं मिला, निश्चित रूप से वहां पर भी मंथन होगा, लेकिन वहां पर भी हमने पहले से बेहतर स्थितियां पाई हैं। तो मुझे लगता है कि 2024 में हमारे विरोधियों को समझ में आ गया होगा कि देश का मूड क्या है, देश किस तरफ जा रहा है। जात जमात की जो लोग सियासत करते थे, बंटवारे की जो लोग राजनीति करते थे, उनके दिन अब लद गए। जो देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा, देश को विकसित राष्ट्र बनाने में के बारे में सोचेगा, सबके लिए जो काम करेगा, जो नौजवानों के लिए काम करेगा, जो बुजुर्गों के लिए काम करेगा, जो गरीबों के लिए, जो आम आदमी की चिंता करेगा, में ये देश खड़ा रहेगा। और कल के जो
चलिए आलोक वर्मा जी, आपकी आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस है, लेकिन सीधे चलते मनोज यादव जी के पास। मनोज जी, देखिए अब इसमें तो कोई शक और शुबा नहीं रहा कि ये चुनाव, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी वहां पर कोई सीएम का कैंडिडेट, कोई चेहरा नहीं उतारा गया था। पूरा का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया, कमल के निशान पर लड़ा गया। तो ये तो माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी का मैजिक अभी भी बरकरार है। हमने मध्य प्रदेश को इसलिए अलग रखा क्योंकि वहां शिवराज सिंह चौहान का एक चेहरा था, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान को छीनना, क्योंकि वहां पर यह कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत ने भी बहुत काम किया, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने भी बहुत काम किया, और वहां पर कांग्रेस के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद भी अगर इतना प्रचंड बहुमत मिल रहा है और कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ के बीजेपी आगे निकल गई, तो इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? मोदी का मैजिक बरकरार है, या इंडिया गठबंधन के बीच की जो कड़वाहट, जो दरार थी, उसने बीजेपी को यह मौका दे दिया कि वो इन दोनों राज्यों को कांग्रेस से छीन भी ले और मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता को भी बरकरार रखे? देखिए, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, मुझे थोड़ा विस्तार से बोलने दीजिएगा। एक शब्द आपने सुना होगा, पन्ना प्रभारी। पन्ना प्रभारी का क्या काम है ये मुझे बेहतर तरीके से मालूम है, मुझे बेहतर तरीके से मालूम है। और उसके कैलकुलेशन से कोई भी राजनीतिक दल कुछ क्षणों में, कुछ मतलब घंटों में पूरे देश का परिणाम चाहे तो मुख्यालय तक पहुंचा सकता है कि हर बूथ की क्या कमोबेश स्थित है। बीजेपी कैलकुलेशन पे चुनाव लड़ती है, इस बात का इल्म बीजेपी को, बीजेपी के रणनीतिकारों को है। लेकिन एक घपलत डाली गई। घपलत क्या थी? जैसे आप ही के चैनल की बात ले लेता हूं। आप ही के चैनल के द्वारा चाणक्य टुडे का सर्वे आया, जो एग्जिट पोल का, उसमें आपको यह बताया गया और दिखाया गया कि मध्य प्रदेश को छोड़ के कांग्रेस को सारी जगहों पे एज है और कांग्रेस बेहतर कर रही है। ठीक इसी तरह तमाम सारे वो चैनल जो हमेशा गुणगान करते हैं, वो कांग्रेस को लगातार, आप मध्य प्रदेश में कह रहे थे, कुछ ऐसे चैनल जो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को एज दे रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसको कहते हैं घपलत की राजनीति। ये शुरू से डे वन से कांग्रेस को इस कॉन्फिडेंस में रखा गया मीडिया के द्वारा, तमाम सारे सर्वेस के द्वारा, कि कांग्रेस को एज है। जब कांग्रेस को एज दिखने लगा, उसके ये महसूस होने लगा कि साहब कांग्रेस तो जीत रही है, तो कांग्रेस का सुर और ताल में थोड़ा सा अंतर हो गया। अंतर क्या हुआ? इंडिया अलायंस के जो मध्य प्रदेश का जो डेटा एक आया है, 15 सीटें इंडिया अलायंस के घटक दल मांग रहे थे, जिसमें समाजवादी पार्टी थी, आप पार्टी थी, सीपीआई सीपीएम थी और नीतीश जी की पार्टी थी। और टोटल 15 सीटें मांग रहे थे कांग्रेस से। और कमोबेशी इसी तरह राजस्थान में भी स्थिति थी। कुछ वहां की लोकल आदिवासी पार्टियां हैं और सब मिला के, बहन जी को छोड़ के, कमोबेशी सब लोग बड़ी कम सीटों पे गठबंधन के साथ लड़ना चाह रहे थे। लेकिन कांग्रेस को जो डे वन से घपलत में बीजेपी के रणनीतिकारों ने, खासकर मीडिया की रणनीति ने जो दिखाया, बताया कि आपको तो एज है, आप जीत जाओगे, आपको 150 सीटें, कमलनाथ का तो बयान था ना कि 150 सीटें आ रही है मध्य प्रदेश में, हुआ जस्ट उल्टा। वो अपनी जगह बात है, अलग बात। तो कांग्रेस को उस घपलत में डाल के बीजेपी के रणनीतिकारों ने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको घपलत में रखा और कांग्रेस के अंदर एक अहंकार को पैदा किया, जिसकी वजह से जीते हुए राज्य भी कांग्रेस हार गई। आपका सवाल होगा तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ? तेलंगाना में बीजेपी मुख्य रूप से लड़ने में सामने नहीं थी, तो वहां कांग्रेस को अप्रत्याशित जीत मिली है। माफ करिएगा, मैं किसी मीडिया के माध्यम से, मुझे नहीं पता, जब एग्जिट पोल आया तभी वो बात सामने आई। तो टुडे चाणक्य का एक एग्जिट पोल तो सही हुआ कांग्रेस के लिए, बाकी सब गड़बड़ हो गया। तो जो ये घपलत की राजनीति थी, इसने घपलत में डाल दिया। खैर, जब जागो तब सवेरा, इंडिया अलायंस बना है 2024 को लेके। इन 3 राज्यों को लेके चुनाव बिल्कुल मानस जी नहीं था कि इन 3 राज्यों को लेके था। एक बात स्पष्ट करता चलूं कि 2024 के चुनाव में 5 स्टेटों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जहां इंडिया अलायंस का अपना वजूद है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो। इन 5 राज्यों में कमोबेशी जो सीटें हैं, उन संख्या उसकी 200 के ऊपर जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। 200 की संख्या, और इंडिया अलायंस का मुख्य रण जो होगा वो यही 5 राज्य होगा, क्योंकि साउथ इंडिया में मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को बड़ा एज मिलने वाला है या बीजेपी वहां पे बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएगी, चूंकि
वहां पे मंडल स्थापित है और धर्म उसके ऊपर काम करता है, लेकिन जब चुनाव आता है तो मंडल ऊपर आ जाता है, धर्म नीचे चला जाता है। नॉर्थ इंडिया में जब मंडल की बात तो होती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो धर्म ऊपर चला जाता है, मंडल की तमाम सारी जो बातें हैं वो नीचे चली जाती। तो जस्ट उल्टा जो ये समीकरण है, इस वजह से साउथ का और नॉर्थ का इस चुनावी सिस्टम की वजह से मुझे ऐसा लगता है। आपने मीडिया में एक बयान जारी किया, आप ही का बयान है कि कमलनाथ को उनका अहंकार ले डूबा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आपने कहा, कमलनाथ जी का अहंकार ले डूबा। चूंकि हमने आपको बताया, सबसे पहले यही कहा कि 15 सीटें सिर्फ, अच्छा 230 में 15 सीटें कितने प्रतिशत हुई, कितना प्रतिशत हुआ? मतलब मैं तो कहूंगा 5% से कम होगा, गोस्वामी जी बताएंगे, और 5% के आसपास शायद होगा। और 5% सीट अगर आप अपने घटक दलों को, इंडिया अलायंस के लोगों को देने को नहीं तैयार है तो क्या कहा जाएगा? और आपको वो बयान याद होगा जब उन्होंने कहा था, उनके कार्यकर्ता नाराज हुए, गठबंधन की सीटों बात थी तो कहते मेरे कपड़े क्यों फाड़ रहे हो, जाके दिग्विजय सिंह को फाड़ो। क्योंकि हमारा संवाद दिग्विजय जी से लगातार चल रहा था। लेकिन वो कमलनाथ जी को 150 सीटों की बात मैंने इसीलिए कही कि 150 सीटें आ रही कांग्रेस की, वो गफलत थी। ये एक स्ट्रेटजी थी बीजेपी की, उस स्ट्रेटजी में फंस गई कांग्रेस और बुरी तरीके से अपना जीता हुआ स्टेट छत्तीसगढ़ भी हार बैठी। खैर, जब जागो तब सवेरा, मुझे नहीं लगता है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात बता के इस बात को मैं अपनी खत्म करूंगा। ये जो 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है, इसको आप थोड़ा सा आसानी से समझेंगे तो ये बीजेपी का गढ़ है। छत्तीसगढ़ में कितने साल राज किया बीजेपी ने लगातार, मध्य प्रदेश में कितने साल राज किया, सिर्फ राजस्थान है जो रिवाज बदलने का 5 साल का है। बाकी इन स्टेटों में 2-2 दशकों से बीजेपी काबिज और स्थापित है। लड़ना किसको है? कांग्रेस को। वहां पे तो समाजवादी पार्टी, मायावती जी या कोई और दल वहां पे नहीं इस तरह है जो मुख्य कंटेंट के रूप में आए और बीजेपी के सामने चुनाव लड़ रहा हो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लड़ना है अपनी। मनोज जी, 18 साल बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, तो निश्चित तौर पर सरकार ने कुछ बेहतरी काम किया होगा। चलिए, प्रेम नारायण पाल जी के पास से एक कमेंट अरुण राजभर से ले लेते हैं। अरुण राजभर जी, कल क्या कह रहे थे? आपकी पार्टी कह रही थी कि पीडीए का कोई फार्मूला काम नहीं आया। अरुण राजभर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? वो 2G में चले गए, वो 2G में चले गए। मोदी जी के 5G की जगह 2G में चले गए। मोदी जी का 5G नहीं काम कर रहा है, पीडीएफ तो काम करेगा, लेकिन मोदी जी का 5G 4G फेल जी। प्रेम नारायण जी हमारे साथ जुड़े। प्रेम नारायण जी, आपका अहंकार, आपकी गफलत, पूरी जिम्मेदारी आपकी। इंडिया गठबंधन को आप समेट और सहज नहीं पाए, इसलिए 2 राज्य जहां पर के कहा जाता कि आपने बहुत बेहतर काम किया, वो भी हार गए। मध्य प्रदेश तो खैर कहा जाता कि बड़ा कांटे का मुकाबला है, तमाम तरीके के जोक्स भी चल रहे थे, लेकिन वहां भी आप चुनाव हार गए। 3 स्टेट बाहर, आप हर जगह भारतीय जनता पार्टी। देखिए मानस जी, ऐसा है, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश मिला है, जो सरकारें मिली हैं, उसके लिए उनको बधाई। मेहमान जीते का है, बधाई दे रहे हो? नहीं, देखिए मनोज जी, अरे मेहमान जीते हैं, बधाई बधाई मत दीजिए इनको, आप भी जानते हैं, लेकिन आप क्या नहीं रहे। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चा चाहे नकल से पास हुआ हो, चाहे अकल से पास हुआ हो, मार्कशीट देख के बात की जाती है। ऐसा मुझे लगता है, मार्कशीट देख के हम लोग आकलन कर लेते हैं, उसके आधार पे हम बड़ी गजब की बात, बड़ी गजब की बात है। मोदी जी को कहा तो पोस्ट ग्रेजुएट ही जाएगा, वो अलग बात, डिग्री चाहे बनवाई हो। नहीं, समाजवादी मोदी जी को कहा पोस्ट ग्रेजुएट पीजी कहा जाएगा। अरे कांग्रेस को बोलने दीजिए भाई, कांग्रेस को बोलने दीजिए। अरे मनोज जीत गए तो बोलने भी नहीं दोगे। मनोज भाई, कभी जीत को सलाम भी कर लिया जाता है। नहीं, ठीक है। प्रेम नारायण पाल जी, सवाल था, मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले तो जिसको जनादेश मिला है, जिसको जनता का आदेश मिला और आशीर्वाद मिला, उसको बधाई। धन्यवाद भाई जी। दूसरी, इस समय जो चर्चा है, हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो
आपकी आवाज थोड़ा सा कट गई। मैं कह रहा था कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो ये कह रहे हैं कि आवाज कट गई और आपकी गफलत आपको ले डूबी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारते हारते जीत गई और आप जीतते जीतते चुनाव हार गए। देखो मानस जी, हम सब लोग एक सामाजिक व्यक्ति है, सामाजिक जीवन जीते हैं। किसी भी रिश्ते में कहीं भी, चाहे घर परिवार का मामला ले लीजिए, कहीं दोस्ती का मामला ले लीजिए, व्यापार का मामला ले लीजिए, कहीं भी गफलत किसी एक व्यक्ति को होती है तो मैनेज हो जाती है, लेकिन अगर भ्रम दोनों तरफ से हो जाता है, गफलत दोनों तरफ से हो जाती है, तो फिर वह बात नहीं बनती है। ठीक है ना? इसको आप सीधे से देख सकते हैं। कहीं भी गफलत की बात अगर कहे, देखिए हम अपने सहयोगी दलों को ये नहीं कह सकते कि ये सहयोगी नहीं है। 24 के लिए जो रणनीति तैयार हुई है, 24 की जो तैयारी है वो अपनी जगह है और वो होगी। इंडिया गठबंधन का लक्ष्य 24 है। लेकिन अगर गफलत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में, स्पेशली मध्य प्रदेश में जो चर्चा हो रही है, मध्य प्रदेश का वोट ऑफ परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मेरे हिसाब से लगभग 8% का डिफरेंस है, 7 से 8% का डिफरेंस है। और समाजवादी पार्टी को वहां 1% के नीचे भी जो वोट मिला है, 1% पे भी नहीं पहुंचे हैं। 0.48 या वो है। तो अगर हम इस चीज को कहें, मैं चूंकि स्पष्ट मंतव्य के लिए जाना जाता हूं, मेरी तो राय यह है और हमारे पार्टी की जो विचारधारा, हमारी जो राय है, हम ये नहीं कहते कि हमें किसी ने हरा दिया या किसी के कारण हम हारे। हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि कहीं ना कहीं रणनीति में, कहीं ना कहीं प्लानिंग में, कहीं ना कहीं कार्य जो हमने किया है, प्रबंधन किया है, उसमें गलतियां रही होंगी। जनता को अपनी बात हम उस तरीके से नहीं समझा पाए या जनता हमारी बात को नहीं समझ पाई, हमारा प्रस्तुतिकरण उस स्तर का नहीं रहा, हम इसको मानते हैं। तो जनता ने, चूंकि देखिए लोकतंत्र का ये जो पावन पर्व था, इस अदालत की न्यायाधीश जनता होती है। जनता के सामने जो प्रस्तुतिकरण बेहतर हुआ, जनता को जो उचित लगा, जनता ने अपना निर्णय दे दिया। तो यहां बात हम करें, छत्तीसगढ़ में कौन सा घटक दल है, छत्तीसगढ़ में कौन सा इंडिया के उसमें वो आ रहा था, राजस्थान में कितने दलों की कितने उसमें चुनाव की कितनी सीटों की बात हो रही है। तो सीधी सी चीज, हम तो इस चीज को सीधा स्वीकार करते हैं कि इस हार और जीत के बीच में जो छोटे छोटे फासले रहे, जैसे छत्तीसगढ़ में लगभग 3.5 से 4% वोट का हमारा मार्जिन रहा, उसी हिसाब से राजस्थान में भी बहुत बारीक सा लगभग 1 से 1.5% भारतीय जनता पार्टी का जो वोट से हमसे अधिक रहा। अच्छा सुनिए प्रेम नारायण पाल जी, क्या आपको ये नहीं लगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव डिंपल जी के साथ जाकर के चुनाव प्रचार करते रहे, खूब रोड शो किए, खूब प्रचार किया, हर मंच से जाके कहा कि कांग्रेस फ्रॉड है, कांग्रेस धोखेबाज, इसको वोट मत दो। राजस्थान में मायावती ने भी खूब पानी पी पी के कोसा कि कांग्रेस धोखेबाज है, कांग्रेस फ्रॉड है, इसको वोट मत दो। आपको कभी लगा नहीं कि गैर भाजपाई दलों का मोर्चा बीजेपी से ज्यादा आपके खिलाफ खुला हुआ था? नहीं मानस जी, आप एक चीज समझिए, क्या समाजवादी पार्टी ने बीआरएस का समर्थन नहीं किया? खुला समर्थन किया। इन्होंने अपना रथ भेजा, इनकी सिंपैथी, इनका सहयोग तेलंगाना में बीआरएस के साथ था। तो देखिए, जनता किसी के कहने से नहीं चलती है, जनता किसी के समझाने से नहीं चलती। हाँ, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। मैं खुद कहता हूं, अगर मुट्ठी बंधी हुई होती है, उसकी ताकत अलग होती है, उसका परिणाम हो सकता है कि कुछ बेहतर होता। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अब कमलनाथ जी को अहंकार था, कमलनाथ जी को क्या अहंकार था भाई? कमलनाथ जी को अहंकार की बात, पहली चीज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राष्ट्रीय स्तर पर बात करनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है, राष्ट्रीय स्तर पर बात करनी चाहिए थी पहली चीज, क्योंकि उनकी लगातार सीटिंग किसके साथ होती है? राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठेंगे, जो इंडिया का परिवार तय हुआ वो उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ बैठना भी चाहिए था, एक वाजिब सी प्रक्रिया है। तो अब
हो सकता है कि हमारे समाजवादी साथियों को भी कोई गफलत थी, उनको 5 की जगह पर 9 सीट घोषित करने के बाद उनको अधिक जगह पर उन्होंने कहा कि नहीं हम करेंगे, और हम वहां आया। और मैंने चुनाव के पहले एक चीज कही थी, उसको हम इस तरीके से लेते हैं, चुनाव के पहले हमने एक चीज कही थी कि जो विश्व कप होता है, विश्व कप के पहले छोटी छोटी श्रृंखलाओं में टीम उतरती है और सभी खिलाड़ियों की अच्छाइयां और बुराइयों की टेस्टिंग होती है, उसके बाद फाइनल 11 तय की जाती है। तो इंडिया परिवार के जो लोग हैं, जितने हम साथी हैं, सभी की अच्छाइयों और बुराइयों की टेस्टिंग हुई है इस चुनाव में, और 2024 के फाइनल के लिए एक बेहतर रणनीति के साथ और अपनी अपनी कमियों पर काम करते हुए फाइनल के लिए हम लोग उपस्थित होंगे, फाइनल में उतरेंगे, ये विश्वास है। चलिए अरुण राजभर जी से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। अरुण राजभर जी 5G से 2G में आ गए क्या, फिर चले गए? अरुण राजभर जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, हालांकि विंडो दिखाई दे रही, लेकिन वो आवाज चलिए प्रमोद गोस्वामी जी के पास चलते हैं। मोदी जी का डिजिटल इंडिया फेल हो रहा है। आवाज आ रही चलिए है। प्रमोद गोस्वामी जी, ये जो तकरार आप देख रहे हैं और इंडिया गठबंधन के घटक दलों का जो आपने हाल देखा, अगर उत्तर प्रदेश की लिहाज से अगर हम बात करें, आपको लगता है कि अभी भी ये संभव है कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक को उत्तर प्रदेश में कम कर सकता है, कमजोर कर सकता है, या बीजेपी का जो साझा उम्मीदवार होगा उनके एनडीए अलायंस के तहत उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन सिर्फ एक कैंडिडेट दे पाने में अभी भी सक्षम या सफल हो पाएगा? आपको लगता है ऐसा वर्तमान हालातों में? मानस जी, जो जिस ढंग के अगर 5 राज्यों के, विशेष रूप से जो उत्तर भारत के ये 3 राज्य हैं, और यहाँ जिस ढंग से एक वैचारिक तारतम्य या गठबंधन का एक जो, वो अलग बात है कि विधानसभा के लिए कोई गठबंधन नहीं था, लोकसभा के लिए गठबंधन था, लेकिन ये गठबंधन जो बना है वो बना तो भाजपा के खिलाफ है, वो कोई समाजवादी पार्टी या बसपा या किसी एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं बना है। तो यहाँ पर जिस ढंग से एक उस पर 2 चीजें मानस रूप से, विशेष रूप से इस मामले में महत्वपूर्ण है। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी या भाजपा के नेता जो कहते हैं घमंडिया गठबंधन, तो एक तो ये कहीं ना कहीं आंशिक ही रूप से अभी देश के व्यापक स्तर पर न देखा जाए, खाली इन्हीं को अगर बाटी के चावल के रूप में अगर एक देखा जाए तो ये घमंडिया गठबंधन ये परिचायक आया। मध्य प्रदेश में जिस ढंग से कांग्रेस ने किया, हालांकि मनोज जी ने एक बात कही कि ये गफलत, मुझे गफलत नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये घमंड था, क्योंकि जिस ढंग से एक अपने जो आपका सहयोगी 24 के लिहाज से बन रहा है, जिसके साथ बैठ के बात हो रही है, चीजें हो रही है, उसके लिए कहना कौन अखिलेश क्या अखिलेश, ये घमंड दर्शाता है। तो ये मतलब ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की एक बड़ी विडंबना ये है कि कांग्रेस ने कर्नाटक जीत लिया और कांग्रेस ने हिमाचल जीत लिया, ये सब जीत लिया, तो उसको ये लगने लगा कि अब गंगा हमारे नीचे ही बह रही है, अब लगता है देश की जनता की व्यवस्था है कि कांग्रेस को चुने। लेकिन राजनीति में ऐसा होता नहीं है, राजनीति में बहुत सी चीजें होती हैं। अभी जो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बात कही कि खाली ये नहीं है कि किससे तालमेल नहीं है, हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, ये बात भी सच है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो एक राजनीति परसेप्शन की होती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी आपको धो रही है और जो आपके समर्थक हैं वो भी आपको धो रहे हैं। तो जनता, इस देश की जनता भी उतनी परिपक्व नहीं है, वो भी समझती है कि लगता भारतीय जनता पार्टी के दब को ही अगर वहां अखिलेश ने या डिंपल जी ने या समाजवादी पार्टी ने जो वहां कहा कि कांग्रेस जो है वो नहीं, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ये कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर समाजवादी पार्टी का बहुत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो वहां उसका एक जनाधार रहा है, वहां उसके कई विधायक रहे हैं, आधा दर्जन से ज्यादा भी विधायक रहे हैं, और अभी तो सिटिंग विधायक भी था एक, तो कम से कम एक ही सीट पे कहना चाहिए था, ये तो कहना ही चाहिए था कि नहीं हम आपको 9 नहीं देंगे, आपका जो सिटिंग है वही ले ले, वो सिटिंग भी नहीं दिया आपने।
तो ये मुझे लगता है कि ये घमंड था, ये गफलत नहीं थी। मनोज जी इसमें संशोधन कर लें। तो ये सारी चीजें अगर ये नहीं, एक चीज खाली मानस जी, सिर्फ एक शब्द में कह दूं, अगर यही स्थिति बनी रही तो मुझे लगता है कि कोई उसका बहुत लाभ नहीं होगा इंडिया गठबंधन का। लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव हारने से निश्चित रूप से इस गठबंधन में जो गांठें ढीली थोड़ी सी पड़ी थी वो अब सुधर जाएंगी और मजबूत होंगी और ये गठबंधन तो बनेगा ही। चलिए, हालांकि गठबंधन की स्ट्रेटजी, गठबंधन की रणनीति अभी भी भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से अपने गठबंधन के लोगों को वो इस तरीके से बांध के रखते हैं कि कहीं भी सार्वजनिक मंच पे आप देखेंगे कोई घटक दल उनका जो उनके साथ जुड़ा होगा कभी भी कोई बयानबाजी नहीं करता। अरुण राजभर जी एनडीए का ही हिस्सा है, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण राजभर जी, कल कोई बयान मैं सुन रहा था, आपका ही शायद था, कि पीडीए का फार्मूला काम नहीं आया, पीडीए फेल हो गया। देखिए, पीडीए फेल हो ही जाएगा जब मन में अहंकार होगा और दूसरे की तरफ नकारात्मक राजनीति पर आप काम करेंगे। तो मनोज जी जैसे नकारात्मक बात अभी उन्होंने कहा कि टेक्निकल इशू की वजह से हमारा नेट कट गया, तो उन्होंने कहा डिजिटल इंडिया फेल हो गया। अब आपने तो पूरे देश के लोगों को मैसेज दे दिया अपने चैनल के माध्यम से कि डिजिटल इंडिया फेल हो गया। ये नहीं देखा कि टेक्निकल दिक्कत क्या आई। सब फेल नहीं हो जाता है। ऐसे ही विचारधारा के लोग, ऐसे ही सोच रखने वालों को देश की जनता स्वीकार नहीं करना चाहती, और यही इनकी सच्चाई है। ये पीडीए छोड़ दीजिए, पूरा विपक्ष ठान लिया है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये भले कुछ भी कहें, पूरा विपक्ष लगा हुआ है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और ये बाहर दिखाएंगे कुछ, काम करेंगे कुछ। प्रदेश ने जो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ने जो संकेत दिया, बड़ा दावा तो कर रहे हैं चट्टान की तरह एक है, टूटने वाले नहीं है, और जैसे ही चुनाव घोषणा हुआ मध्य प्रदेश में जाकर कह दिया ये सब धोखेबाज हैं। कौन कहा था? ये सब चालू लोग हैं, ये लोग मूर्ख बनाने वाले लोग हैं। अब कुछ मिला तो उत्तर प्रदेश के नेता कह दिए कि ये सब चिरकुट लोग हैं। यही है। अब जब चिरकुट, चिल्लर, झालर यही सब चल रहा है विपक्ष में, तो फिर ये इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन की बात बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। अब ना घमंडिया गठबंधन बचा है और ना पीडीए बचा है। पीडीए का बात क्या है? आप खाली चैनल पर बैठ के मनोज यादव कह देंगे कि हमको पीडीए का वोट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। पीडीए के साथ केशव प्रसाद मौर्य है, पीडीए में अनुप्रिया पटेल है, पीडीए में संजय निषाद है, पीडीए में ओम प्रकाश राजभर है, पीडीए में तमाम जो अति पिछड़े नेता है वो पीडीए में, और सब बीजेपी के साथ है। इनके साथ कौन है, एक नाम बता दे जो इनके पीडीए में चेहरा हो, जो इनके कहने पर 10 वोट दिला सकते हो। ठीक बात है, बोलना अलग है, भाजपा की रणनीति अलग है। जनता के बीच में लगातार बनना ये बड़ी जीत होती है। कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद स्थापित करना एक बड़ी जीत का लक्ष्य होता है, और सामंजस्य बनाना। यहाँ तो अहंकार ज्यादा है, हम बड़े तुम बड़े, हम बड़े तुम बड़े, इसी में तो ये लोग फेल होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का नेता बोर्ड लगा दिया कि हमारा नेता प्रधानमंत्री, तब तक दिल्ली वाला लगा दिया हमारा नेता प्रधानमंत्री। अभी आपस में पहले तय कर लें कि वो बनेंगे कि वो बनेंगे, तब तक देश की जनता कहे इससे बढ़िया तो मोदी जी प्रधानमंत्री अच्छे हैं। क्योंकि ये सब लोग सिर्फ स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ धोखा देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और देश की जनता ने यही फार्मूला लोकसभा चुनाव से पहले यह संकेत दे दिया कि देश की जनता का मूड कहाँ है। भारत का विश्वास, भारत की जनता का विश्वास एनडीए के साथ है और मोदी जी के साथ है। क्योंकि वो जो 9 साल का कार्य है वो जमीन पर पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता लगाए। इनके पास कौन है? ये चैनल पर बैठते हैं मनोज जी, ये बता दीजिए महीने में कितने गांवों में ये जाकर अपनी पार्टी की नीतियों को बताते हैं। चैनल पर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग सुना करके आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। और इनके नेता बयान क्या देते हैं? घर घर की पार्टियों इकट्ठा कर रहे हैं। जिनके घर के सदस्य भी वोट नहीं देंगे विपक्ष को, उनकी भी पार्टी बनवा करके उनको भी अपने साथ खड़ा कर रहे हैं। ऐसे चुनाव नहीं जीतेंगे। मैं बता रहा हूं, लोकसभा में 400 सीट यही लोग जितवाएंगे। इनका कोई लक्ष्य नहीं है, इनका एक लक्ष्य है अहंकार और नकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाना। और नकारात्मक राजनीति कभी आगे नहीं बढ़ती है। चाहे वो विपक्ष के जितने नेता मैंने देखा हूं, ये जब घोषी जीते थे तो क्या डंका बजा रहे थे, अब मेरा जलवा कायम हो गया है, देश में भाजपा को हटा देंगे। 3 राज्य से साफ हो गए। अब कह रहे हैं कि आपस में सिर्फ टवल कर रहे हैं। अरे मनभेद तो पहले अपना दूर करो, मतभेद भी दूर कर लो। गले मिलाना, हाथ उठाना, एक दूसरे के ऊपर ये पचड़ा फैलाना, देश की जनता इस बात को समझती है।
कि अब उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता का मूड क्या है। जैसे अभी गोस्वामी जी ने कहा है कि भदेली में चावल टो दिया गया, चावल कैसा पका है वो 3 राज्य ने बता दिया कि चावल की पकने की तरीका क्या है और पूरे देश के मूड क्या है। आगे बड़ी योजनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि यही योजनाएं आप खत्म कर देंगे। एक एक कार्यकर्ता, एनडीए का हर एक समर्थक कार्यकर्ता योजनाओं को लेकर जा रहा है, विचारधाराओं को लेकर जा रहा है और जनता के बीच में लगातार काम कर रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैगजीन पढ़ते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कुछ बातें ले लेते हैं, उसी को जनता के बीच में भ्रम फैलाते हैं। जाति जनगणना तो बात कर ही रहे थे ना, कितने जाति जनगणना के नाम पर वोट मिला है? एक मुद्दा से आपको वोट नहीं मिल सकता है। और आपको बड़ी पार्टी से मुकाबला करना है तो अपने एजेंडे को, अपने विश्वास को मजबूत करना होता है। आपके अंदर खुदा विश्वास नहीं है, क्या लड़ाई लड़ेंगे आप? ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। विपक्ष के पास दम नहीं बचा है, ये सब दगे हुए कारतूस बन चुके हैं। और ये पैरासूटी अफीम की दुकान बेच रहे थे, कह रहे थे कि मोहब्बत की दुकान खोल करके हम चल रहे हैं, जनता हमारी माल खरीद लेगी। माल तो बिका ही नहीं। कांग्रेस पार्टी कहती थी ना, बार बार बड़ा नारा लगाते थे बड़े बड़े मंचों पर कि मोहब्बत की दुकान खोले हैं। मोहब्बत की दुकान में क्या बिका? नफरत का चूरन। नफरत के चूरन उत्तर प्रदेश में बिकते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता सनातन का विरोध करते हैं, इन्हीं के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। क्या ये मैसेज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में नहीं गया? यही मैसेज प्रमोद कृष्ण तो खुल के कहा कि सनातन का विरोध करने की सजा मिली है इस चुनाव में। नहीं, बिल्कुल ये स्वीकार नहीं कर सकते ना, ये उनको दुरुस्त नहीं कर सकते। अभी बनारस में इनके नेता ने बोला है कि हमें अब सतर्क रहना पड़ेगा, अब हमें भाषाओं को संयमित रखना पड़ेगा। अभी बोल रहे हैं, कौन सुन रहा है? अभी ये बोले हैं, एक तो दूसरा नेता बोल दिया है कि भगवान राम काल्पनिक है, काल्पनिक जगहों की हम दर्शन करने नहीं जाएंगे। इन्हीं के नेता बोल रहा है। अब ये मध्य प्रदेश में जाकर के कहेंगे कि नहीं हम अब हरा देंगे पूरे देश में, कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ ठीक, वोटवा कितना पाए हैं? 12-15 जगह लड़े थे, 2 जगह थोड़ा सा 15-20 हजार वोट पा गए हैं, बाकी जगह 200, 150, 300 यह वोट पाए। यही दम पर कांग्रेस से गठबंधन की बात भी कर रहे थे। क्यों गठबंधन करेगी कांग्रेस? बुंदेलखंड इलाके में जो आपका जनाधार था वो पता चल गया था, वो कांग्रेस के साथ वैसे ही चला गया। इनके प्रत्याशी उम्मीदवार उतारते हैं, सब भाग जाते हैं कांग्रेस के साथ। तो ऐसी स्थितियां हैं कि इनके लोगों में आपसी सहमति नहीं है, और आपसी सहमति न होने की वजह से 1 दर्जन लोग प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। बनने सब लोग प्रधानमंत्री। देश की जनता एक नेता चुन चुकी है, अब वो नेता मोदी जी है। जनता का विश्वास मोदी जी से है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर यही तो बात कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी जिस भ्रम में पैदा है, यही तो पूरा ये ताकत लगाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी को बधाई दूंगा मनोज यादव जी को कि आप ऐसे ही काम करते रहिए। बीजेपी को बहुत ज्यादा और मेहनत नहीं करनी होगी, आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। आपको बधाई दे रहा हूं कि आप अच्छे से ऐसे ही करते रहिए। 400 सीटें अब हम लोग जीतने में सफल हो जाएंगे। अब हम लोग जिस मुहिम में काम कर रहे हैं हम लोग करने दीजिए, लेकिन आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अच्छे तरीके से। इसी तरीके से सबको काम करने के लिए सलाह देते रहिए। विपक्ष 2029 की अब लड़ाई लड़े, 2024 में ये आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए मनोज जी, ये बात तो सही है कि ना पीडीए का फार्मूला काम आया, ना इंडिया गठबंधन की एकजुटता काम आई, ना जाति जनगणना का मुद्दा काम आया, ना महंगाई बेरोजगारी पे पब्लिक ने रिएक्ट किया। एक तरफा वोट कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो यानी सारे मुद्दे तो देखिए कहीं ना कहीं वो असर नहीं दिखाई पड़ा उसका। मनोज जी बिल्कुल सही सवाल किया। अरुण राजभर जी को बधाई, इनकी शपथ ग्रहण हो गई, कैबिनेट मंत्री बन गए इनके पिता, उसके लिए इनको कोटि कोटि बधाई। मुझको नहीं बुलाया, उसके लिए कोई बात नहीं, मैं कभी आ जाऊंगा। चलो ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। मैं आपको बताऊं कि पीडीए एकजुट कहां थे, माफ करिएगा, एनडीए एकजुट हो गए चुनाव का लड़ा। सारी राजनीतिक दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। एक बात, एकजुटता के साथ चुनाव तीनों राज्यों में नहीं हुआ। जाति जनगणना पे सिर्फ आदरणीय राहुल बोले। आप मुझे एक बाइट दिखा दो, मैं दावा कर रहा हूं आपके न्यूज 24 से, आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, छत्तीसगढ़ का है, मध्य प्रदेश का है, आपका उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है। आप मुझे एक बाइट सुना दो अशोक गहलोत की, कमलनाथ की, या आपके जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जाति जनगणना आरक्षण पे बात की। कोई बात नहीं, राहुल गांधी जी अकेले चिल्लाते रहे। उनके लोग उन मुद्दों पे चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे। अच्छा, इसके उलट देखो, देश का प्रधानमंत्री कौन? बैकवर्ड। चिल्ला चिल्ला के कौन कहता है? बीजेपी, आरएसएस के लोग, बीजेपी के तमाम जो गोदी मीडिया के रूप में जाना था, वो कहता है कि देश में तो मतलब बैकवर्ड प्रधानमंत्री है। अच्छा, बैकवर्ड का विरोधी कौन?
सबसे बड़ा विरोधी कौन है? आरएसएस। कौन आरक्षण के रिव्यू की बात करता है? कौन चाहता है कि इस देश में आरक्षण न रहे? वो आरएसएस है, बीजेपी है। मतलब गजब की गंदगी मचा रखी है और इनको समझ में ना आ रहा है। इनको इसीलिए मैंने सबसे पहले बधाई दे दी, क्योंकि वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन 250 ग्राम वाली पेप्सी की बोतल में ये कितने घन मीटर लीटर में पेप्सी भर लेते हैं भाई? आपके 5 विधायक हैं, शायद 7 है, कितने हैं? अगर हम ऐसे ऐसे हिला देंगे ना तो वो टूट टाट के बिखर जाएंगे। और आप टीवी पे इस तरह की भाषा बोला ना करो ना। मैं, हो सकता है हमारी पार्टी का कोई प्रवक्ता जवाब ना दे, जिस दिन चाहेंगे तुम छन से टूट जाओगे, छन से। लेकिन हम नहीं तोड़ना चाहते। क्यों? आप कम से कम बीजेपी के पास जाएंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे ना, कहेंगे ना उससे। और कहां चले गए? भाग गए। देखिए 5G के चक्कर में फिर भाग गए। हम इसीलिए इनको टोकते हैं हमेशा। आप भागो मत, लड़ो, लड़ना सीखो। भागे नहीं है, नहीं लड़ सकते हो तो फिर नहीं लड़ पाओगे तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। और महत्वपूर्ण बात, निषाद राज गए थे ना पीडीए के रूप में। कहा निषाद ने कहा, अरे रुक जा भी, रुक जा भाई, रुक जा अरुण राजभर, रुक जा। उम्र में अब इतने बड़े नाम से कि फिर बीच में टोकने लगो। मैं आपको एक बात बताता हूँ निषाद, अरे रुक जा भाई, तो तुम्हारा नेटवर्क ही 5G वाला यहाँ से स्क्रीन से गायब दिखाता ना, इसीलिए कहता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, महत्वपूर्ण बात। अरे भाई अच्छा ठीक, हाँ लखनऊ में हमारा नेटवर्क रुका है क्योंकि हमारा समाजवादी नेटवर्क है। आपका तो ना 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 तुम्हारा, अरे मोदी जी कहते हैं, मोदी जी, तुम मोदी जी वाली बात पे आ गए कि जब ज्यादा बारिश होती तो रडार काम करना बंद कर देता। तुम भी वही बात कर रहे हो। नेटवर्क चाहे जैसा हो, तुम वो अंबानी वाला ले रखा होगा, इसी वजह से गड़बड़ है। खैर चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूं। निषाद पार्टी ने निषादों को आरक्षण की बात की, क्या हुआ? ये बात बड़ी सीरियस मैं कह रहा हूं और इस पर सवाल पूछेगा। इन्होंने सामाजिक न्याय की बात की और राजभरों को अलग से आरक्षण देने की बात की, क्या हुआ? हम मना कर रहे हैं क्या आपको? हम पीडीए की बात कर रहे हैं, आपको चिढ़ क्यों है भाई? और आपके दल के टूट के लोग दल बना ले तो इसमें हमारी क्या गलती? हमारी क्या गलती भाई? आप ना बनने दो। और हमारे दल के लोग अगर टूट के अपनी दूसरी पार्टी में जाने वाले होंगे वो चले जाएंगे। ये सारी बातें महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण पीडीए की बात है, मंडल आयोग की सिफारिशें हैं। महत्वपूर्ण इस देश में पिछड़ों के आरक्षण की है इस देश में। अरे वो बताएंगे, परेशान ना हो भाई, बताएंगे। तुम्हारी ये बता दीजिए, खाली ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा। पीडीए बताइए क्या है पीडीए? ऐसे ऐसे वो अब लागू हुआ, समझ गया ना? अब वो लागू होगा पूरे देश में। आपका सामाजिक न्याय खत्म हो गया। क्यों? आपको पता नहीं बिहार में क्या हुआ? बिहार में क्या हुआ? बिहार में क्या हुआ आपको मालूम है? मौका देते उनको भी भाई, उनकी पार्टी घोटाला है, आरक्षण मिल गया देश ऊपर बिहार का, वो आरक्षण हो गया। चोरी किए खाली यादव मुसलमान मिलकर अपनी राजनीति चोरी किए और कुछ नहीं किया। वहां तो जाकर एक एक जनता से हम पूछ रहे हैं। अभी कटिहार में हमारे नेता कल थे और वहां 20,000 की संख्या में इनको इंटरनेशनल लेवल पे बैठाला करो। ये डिबेट इनके लेवल की नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे बैठाला करो। जब राज्यपाल महोदय ने वहां दस्तखत कर दिया आरक्षण पे 75%, तब आप किस मुख से इस तरह की बात करते? अरे भाई 75% हो 80%, शर्म नहीं आती आपको? मसला नहीं है। राज्यपाल महोदय ने दस्तखत किया, कैबिनेट ने पास किया और आप बता रहे हो कि वहां से फर्जी है। तुम्हारा नेता बता रहा था, तुम्हारा नेता नहीं हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गया। सुन लीजिए ना चिल्लाने नहीं लगते, गलत बात ना बोला करो। संवैधानिक किसी चीज पे जब संवैधानिक दस्तखत हो जाते हैं राज्यपाल के, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती है। संवैधानिक बात करो कि जब बिहार में जाति जनगणना हुई तो उन जातियों के आंकड़े एक्यूरेट आने, ब्रजेश सिंह को लड़ा रहे हो नहीं लड़ा रहे हो गाजीपुर से? आने चाहिए, तो उसमें घोटाला क्यों हो गया? वो भी आएंगे, क्यों परेशान है? सब आएंगे, सब आएंगे, थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखो, सब आएगा, सब आएगा। ब्रजेश सिंह को लड़ाओगे नहीं लड़ाओगे गाजीपुर? तकरीबन आधे घंटे का ब्रजेश सिंह माफिया को लड़ाओगे गाजीपुर से नहीं लड़ाओगे अपनी टिकट से? तुष्टीकरण की राजनीति बंद करिए मनोज भाई, सीख लीजिए देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। गाजीपुर से ब्रजेश सिंह को लड़ाओगे नहीं लड़ाओगे? ये बात बोलना, पूछ तो रहे हैं, बता ही नहीं रहे हो। पीडीए की बात आप मुद्दा पाते हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं। लंबे समय तक आपने 50 साल कांग्रेस की सरकार देखा है और लंबे समय तक आपने, चलिए आलोक वर्मा जी के पास चलते हैं। आलोक वर्मा जी, मानस जी थोड़ा इनका जवाब दे देंगे। अरुण राज जी, तन्ने बीजेपी सरकार बनवाई, तुमने सामाजिक न्याय रिपोर्ट न लग पाई अभी तक। तो सुन लीजिए, हमारी सरकार तो तुमने बनवाई ना, सुनिए
सुनिए मेरी हमारी सरकार बनवाई क्या? जब हमारी नहीं बनवाई तो हमसे क्यों बात करते हो भाई? अरे इनसे पूछो ना, इनकी सरकार 17 में बनवाई तो आप बताओ सामाजिक न्याय की रिपोर्ट कहाँ है, किस ठंडे बस्ते में पड़ी है? सुनने की क्षमता रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। जैसे आपके नेता ना पेशेंस हमारे पास बराबर है, पेशेंस नहीं रख रहे हैं ना राजकुमार, हाँ। आपके ना पेशेंस नहीं रख रहे हैं, वैसे आप नहीं पेशेंस रख रहे हैं, तो अपने राजकुमार कौन राजकुमार? थोड़ा सा कहिए पेशेंस रखिए। अरे ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ समाजवादी पार्टी। व्हाट राजकुमार क्या होता है? राजा की तरह राजनीति करना। राजकुमार आपके यहाँ है? पीडीए बेटा जी, पापा जी, 2 बेटा जी, बाकी कोई नहीं जी, पूरी खानदान। हाँ समझ गया ना, मत छोड़ दीजिए। पापा जी, बेटा जी, छोटे बेटा जी, तीसरा कोई है ही नहीं है। थोड़ा सा कहिए कि थोड़ा शांत हो। इनको बाबासीर की जो बीमारी है इसको थोड़ा सा दुरुस्त ओ अच्छा, बाबासीर वाली है, इसीलिए पकड़ पकड़ बोला करते हैं हमेशा। आप समझ में आया? आप पहले बता देते तो मैं राजभर जी के बारे में टिप्पणी ना करता मैं, वो इसीलिए पकड़ पकड़ हमेशा बोला करते हैं आप। लेकिन पिताजी की कमी को टीवी पे मत बोलो, अच्छा नहीं लगता है। कोई अपने पिताजी की कमी के लिए थोड़ी नहीं ऐसे बोलता है। राजभर जी, मनोज यादव के सामने के बैठ के बात करके डिबेट पे तो समझ करो, हम घुमा के देते हैं वाला, झेल नहीं पाते हैं अच्छे गुंडागर्दी नहीं, यही असली वाली डिबेट होती है। आदमी नहीं जुड़ेगा। कलयुग में ऐसे ही डिबेट किया जाएगा, ये बात तुलसीदास जी ने कही थी, कलयुग में ऐसे ही डिबेट की जाती है। संवैधानिक जगह लेके चाटो, संवैधानिक जगह लेके चाटो, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट वही ले लो जाके। लेकिन पिताजी की न कहा करो कि उनके मुंह में इस तरह की बीमारी है। किसने बढ़वाया, जरा पूछिए इनसे, जरा पूछ लीजिए। मेडिकल में हमारी सरकार थी तब कितनी बड़ी थी? हमारी सरकार थी तब कितनी बड़ी थी? हमारी सरकार थी तो कितनी शर्म नहीं आती? 86 में 56 यादव वाली लिस्ट दिखाओ ना, यादव 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 यादव। ये झूठ आप हमारे सामने नहीं चल पाएगा। देश में बहुत महंगाई, बहुत बेरोजगारी, लेकिन कोई मुद्दा चला नहीं। स्ट्रेटजी आपकी बिल्कुल कामयाब रही। तो क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे आगे चलेंगे, नहीं चलेंगे? मानस भाई दोबारा सवाल दोहराएंगे? मैं आपसे ये कह रहा था कि पीडीए को बड़ा मुद्दा बनाया गया। आपने देखा काफी लंबे समय से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इनको जोड़ करके कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई। इंडिया गठबंधन की भी तमाम बैठकी, ये बात सही कि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं हो पाया, ये अलग बात थी, लेकिन एक माहौल को देश में बनाया गया। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम ऐसे मुद्दे थे जो चुनाव से पहले लगातार सुर्खियों में, विपक्ष ने इनको बड़ी मजबूती से उठाया। बावजूद इसके ये मुद्दे कहीं काम नहीं आए, ये मुद्दे चले नहीं। नहीं, बिल्कुल मैं मनोज भाई से उम्मीद करूंगा कि वो मुद्दे उठाएं, धमकाएं ना। अभी मैं देख रहा था कि अपने पुराने साथी को धमका रहे थे, छन्न से आप जो है आपकी पार्टी टूट जाएगी, चिपक जाएगा, लपट जाएगा। पता नहीं मनोज भाई किस किस भाषा में आजकल धमकाने लगे हैं। 10 साल से वो चुनावी राजनीति से बाहर क्या हो गए हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि पहले मनोज भाई पहले इस तरीके की डिबेट नहीं करते थे, लेकिन अब देख रहा हूं कि पूरी समाजवादी पार्टी का जो ट्रैक है वो चेंज हो गया है। नए तरीके की भाषा, कभी ट्विटर में इसी गाली गलौज की भाषा, कभी मीडिया के चैनलों में बैठते हैं तो इस तरीके की भाषा। मुझे लगता है कि मनोज भाई थोड़ी कोशिश कीजिए, जनता के बीच जाइए। आप डराते हो तो हम डिबेट में तो डरा ही सकते हैं। अरे मनोज भाई, अरे हम डिबेट में तो डरा ही सकते हैं मनोज भाई। नहीं, आप सीबीआई डरा सकते हो, जरा जमीन पर उतरे। कौन भाषा? नरेंद्र मोदी जो है, देखिए 21वीं मनोज भाई भाषा में कहता है, जानते कौन बादशाह है? फोन पे ये बहुत सुनाई पड़ता है। अरे कहता है नहीं कहते हैं मनोज भाई, मर्यादा होनी चाहिए। वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पड़ता है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है। भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा उसके खिलाफ रखते हैं जो भाषा की मर्यादा रखता है। आगे चलते हैं साहब। हमें बहुत ज्यादा मनोज भाई, मुझे समाजवादी पार्टी से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन आपसे थोड़ी उम्मीद बची है। करोगे तो जवाब ऐसे ही मिलेगा। थोड़ी सी उम्मीद आपसे बची है।
बाकी समाजवादी पार्टी की जो मर्यादा है वो देश दुनिया जानती है, उसको जाने दीजिए। और 2014 से जो लड़े लगातार हैं, हार रहे हैं मनोज भाई हम ना, पिछड़ों के लिए लड़े हैं। अरे सुन तो लीजिए, हम दलितों के लिए लड़े हैं, सुन तो लीजिए। अब आपकी हिम्मत थोड़ी नहीं कि बैकवर्ड होकर बीजेपी में बैकवर्ड की लड़ाई लड़ सको, आपकी हिम्मत नहीं है। अरे हम बोल सकते हैं, अरे हुजूरे हम बोल सकते हैं, आप लड़े हैं, पूरा देश जानता है। और जो आपकी कम्युनिटी को आरक्षण मिल रहा है ना, वो समाजवादियों की देन है। हाँ, वो बीजेपी में बैठे हो ना, नहीं लड़ पाओगे, कभी नहीं पाओगे, कुछ नहीं पाओगे। अरे रुक तो जाइए। अरे भाई जाने दिलवा में बची हुई पजीरी पाओगे बस, अरे ना पंचामृत हो ना। अरे हुजूरे अली, हम बतासे मीठे वाले भारतीय जनता पार्टी में जब कोई आता है तो 10% EWS का आरक्षण दिलवाओ ना उनको। हाँ, स्वार्थ लेके नहीं आता है। क्या दिया है पिछड़ों को भारतीय जनता पार्टी ने, बताओ ना। जब आप कुछ लेने आते हैं, बहुत कुछ दिया है, जाने दीजिए। क्या दिया आपको नहीं समझ में पिछड़ों को? क्या दिया बीजेपी ने? क्या दिया? सिर्फ आरक्षण खा लिया आपका। आप बताओ ना, 50% आरक्षण जो पहले बैकवर्ड का बच्चा जनरल में जाके लड़ता था, आज उसको खत्म कर दिया, नहीं खत्म कर दिया। तो रोकिए डिबेट, कोई नहीं तरीका, तो डिबेट होगी नहीं, मुझे लगता है। आप इस तरह की बात कहोगे तो उसका जवाब मैं तोड़ दे दूंगा। हाँ, सब्जी, अरे दीजिए ना आप जवाब। हम कहाँ कह रहे हैं आप जवाब मत दीजिए, लेकिन जवाब दीजिए, तरीके से जवाब नहीं हो सकते हैं। हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे, हम दलितों की लड़ाई लड़ेंगे, हम अत्याचार है उससे बात करेंगे। आप नहीं करो। लड़ाई लड़ी आपने तो किसको मंडल आयोग की सिफारिशें किसने लागू करवाई? आपने लागू करवाई। किसको आपने किया? नौकरी में किसको आपने कौन किसको मिल रहा है? अरे किसको आगे किया आपने? जरा सुन तो लीजिए, जरा सुन तो लीजिए। राजनीतिक आरक्षण किसके दम पे मिल रहा है? पंचायत में आरक्षण किसके दम पे मिल रहा है? किसने लागू किया उत्तर प्रदेश में? सुन लीजिए, पंचायत में किसने आरक्षण लागू किया? आपसे कुछ नहीं मिला। यम और वाई के अलावा कोई सियासत आपकी रही नहीं। जात जमात के अलावा कोई सियासत आपने की नहीं। किसी का भला आपने किया नहीं। देश के लोग आपका चेहरा अच्छी तरीके से जानते हैं, और 2014 से आप हर इलेक्शन में हार रहे हैं। कोई भी समीकरण आपने बनाया हो, आप हार रहे हैं। बीजेपी 70 साल आ रही है, बीजेपी और बीजेपी 70 साल आ रही है। आने वाले दिखा दो 86 में 56 यादव की रह जाएगा। 86 में 56 यादव SDM की लिस्ट लाओ ना, अगर हमने सब ले लिया। प्रमोद गोस्वामी जी, आपको लगता हुआ है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को, उसको रोकने में कुछ हद तक कामयाब हो पाएगा? मानस जी, दूसरे चैनल पे मेरी डिबेट है मानस जी में। मानस जी देखिए, जो इंडिया गठबंधन बना है उसका एक मोटा सा एक आधार ये है कि जो वोटों का बिखराव था वो रुकेगा। अगर वोटों का बिखराव रुकता है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, RLD और ये अगर एक दल हो जा मतलब मिल जाते हैं गठबंधन में और एक कोई चीज ऐसा बनता है तो निश्चित रूप से जो टैली है वो घटेगी। लेकिन अगर जैसा कि मध्य प्रदेश जैसी स्थिति रहेगी तो मुझे लगता है कि वो जो 80 का दावा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लड़ेंगे, और उनको लक्ष्य बहुत नहीं, ज्यादा नहीं तो उनको थोड़ा बहुत तो लक्ष्य पूरा कर ही लेंगे वो। तो बेसिक है कि वोटों, अच्छा उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से कबीलाई राजनीति है, जातिगत समीकरणों में बदली हुई है। तो ये जातिगत समीकरण अगर एक जगह बैठ जाएंगे, चाहे वो पश्चिम में चले जाएं तो वहां जाट में RLD वगैरह को और गुजर का वहां का ले लीजिए, यहाँ MY फैक्टर ले लीजिए, और चाहे इधर इसमें आ जाइए, तो अब बसपा का क्या रुख रहेगा? बसपा का रुख जो है मानस जी वो अनप्रेडिक्टेबल है। अब एंड टाइम पर वो क्या निर्णय लेती है, हालांकि अभी तो वो बसपा मायावती जी यही कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे। अगर अकेले लड़ते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ कहीं ना कहीं भाजपा को मिलेगा और गठबंधन को उसका नुकसान होगा। और ये बात अभी इतना है मायावती के पास, बसपा के पास वोट बैंक, कि वो गठबंधन को थोड़ा बहुत तो हिट कर सकती है, चोट पहुंचा सकती है, वो जो समीकरण है उनको कमजोर कर सकती है। तो ये लास्ट में तय होगा कि ये क्या बसपा का क्या रुख रहता है। अगर बसपा और ये सब मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में जैसे सुगम हालात थे वैसे सुगम तो नहीं रहेंगे।
चलिए प्रमोद गोस्वामी जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत की। आज इस चर्चा को ही विराम देना होगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। बीजेपी से आलोक वर्मा जी इस चर्चा में भागीदारी कर रहे थे, सुहेल देव पार्टी से अरुण राजभर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मनोज यादव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ प्रेम नारायण पाल जी जुड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी से, आप सभी का बहुत शुक्रिया। ये भविष्य में तय हो पाएगा कि आखिर अब इन 3 राज्यों में कांग्रेस के हार के बाद आखिर इंडिया गठबंधन का स्वरूप क्या होगा। क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और जो दूसरे घटक दल है उनके साथ सीटों पर कोई सहमति बन पाएगी? क्या कांग्रेस का रुख अब अपने बाकी घटक दलों के लिए यूं कहें कि क्षेत्रीय दलों के प्रति नरम होगा, या फिर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किसी नई रणनीति के साथ, किसी नए गठबंधन के साथ मैदान में ताल ठोकती नजर आएगी? फिलहाल आज इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी